थैंक यू कार्तिक रावल सर। मैं नेशनल एमवीपी फोरम में किशोर पंड्या, एमसीएल सीनियर बीडीए, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये हमारी पुरानी संस्कृति की ओर ले जा रही है हमें। और आगे जो मैं एमवीपी के बारे में बताने वाला हूं, वो एमवीपी क्या है और हमारी संस्कृति की ओर वो कैसे लेके जाएगी, ये आपको पता चलेगा। एमवीपी सिस्टम में क्या करना है, कैसे आप काम करोगे, कैसे जुड़ना है, ये सारा चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करके बताऊंगा। एक्चुअली आज से बहुत साल पहले की बात करूं तो 90% जो टाइम था हमारा, हम ईस्वी सन 2022 में है अभी, तो ईस्वी सन 1 से लेकर के 90% टाइम हम लार्जेस्ट इकोनॉमी थे इंडिया की। यानी कि जितना भी हमारा जो इकोनॉमी डेवलप था वो पूरा भारत भर में था। उस टाइम पे हमारा जीडीपी था 25 से 30% पूरे वर्ल्ड में। ओनली लास्ट 400 ईयर यानी 400 साल, यानी कि अभी जो हम लोग को आजादी मिली उससे पहले के 400 साल जो ब्रिटिश ने रूल किया। तो ब्रिटिश जब रूल करने आया यहाँ पर, जब वो तो एक्चुअली बिजनेस करने आए थे, तो उन्होंने वो सिस्टम को हमारा तोड़ा और हमारा जीडीपी गिर गया। यानी ये लास्ट 400 ईयर से हमारा जीडीपी जो है वो माइनस में चला गया। इससे पहले हमारा जीडीपी 25 से 30% था। और उसका कारण क्या था, यानी कि पहला हमारा जीडीपी इतना अच्छा क्यों था, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड था। यानी कि हम यहाँ पर जितना भी खेतीबाड़ी करते हैं, पूरा जो हमारा जीडीपी पहले था वो खेतीबाड़ी के बेस के ऊपर था। एग्रीकल्चर सिस्टम में जो भी हमारे यहाँ पकता था, हमारा यहाँ जो भी क्रॉप होता था, वो हम अपने पूरे इंडिया में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया को देते थे। और उसके बदले में हम वहां से सोना लेते थे। तभी कोई रुपीज वाली बात थी नहीं, और वहां पर बाटर सिस्टम था। तो हम जो भी करते थे वो हमारे गांवों के थ्रू करते थे। और तभी गांव ही हमारा एक ग्रोथ इंजन था। यानी गांव में जितना भी चीज बनता है, हमारा हस्तकला हो या तो हमारी खेतीबाड़ी हो, जो भी क्रॉप हम करते हैं, तो वो सारा चीज हम एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले में हम सोना लेते थे। हमारे गांव में जितना डेवलपमेंट होता था, एग्रीकल्चर के लिए हमको जो भी चीजें चाहिए थी वो हमारे गांव में ही बनाई जाती थी। हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री चलती थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे। ये सारा चीज पूरा हमारे गांव के कारीगर जो थे, हमारे पुराने जो लोग थे, वो इतने कारीगरी में होशियार थे कि ये सारा चीज खुद ही बना लेते थे और उसे हम एक्सपोर्ट करते थे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हम उसके बदले में गोल्ड लाया करते थे। और पूरा जो गोल्ड हमने अभी तक जमा किया, आज की तारीख में आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे पुराने जो मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर है, वहां पर इतना सोना है हमारे पास में कि हमारे जो भारत का आज का कर्जा जो है, वो अगर वो पूरा सोना बेच देवे तो कर्जा चुकाने के बाद भी हमारे पास में पैसा बचेंगे। और इसीलिए हमारे भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हम सारा चीज के बदले में सोना लेते थे। और इसीलिए आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर चढ़ाई किया, हमारे साथ युद्ध किया, तो वो पैसा हासिल करने के लिए किया। और इसी लिए जो हमारा पहले का जो सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था, उसी और जाने के लिए हम एमसीएल इस नेशन को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए रेडी है। और वो चीज के लिए हम सब मिल के अगर आगे बढ़ेंगे तो हम फिर से सोने की चिड़िया हो सकते हैं। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, इसको शॉर्ट में एमसीएल कहा जाता है। ये हमारी दादर स्थित कंपनी है। इसको 2012 में रजिस्टर्ड किया गया और तभी से हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। हमारे जो इसके फाउंडर्स है, हमारी मीरा मैडम, श्रीमती मीरा गुलाब, जो कि इस मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की फाउंडर है, चेयरमैन है।
और उन्होंने एक ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया जिसने ऐसा बीड़ा उठाया। वो खुद तो एक्चुअली गायनेक डॉक्टर है, उसके बाद में उन्होंने आईएएस किया, अभी वो मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर भी है, लेकिन वो हमारे एडवाइजर है। तो मीरा मैडम ने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया कि जो पूरा भारत का नहीं लेकिन दुनिया का प्रॉब्लम जो है ग्लोबल वार्मिंग, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और 2001 से लेकर के आज 22-23 साल तक खुद उसमें डटे रह के हमको इतना मार्गदर्शन करते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हटाया जाए और हमारी धरती माता को कैसे बचाया जाए। और उसके लिए वो 2001 से आज तक ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसी माता जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे श्याम गुलाब हर फ्राइडे को आकर के हमें पूरा ट्रेनिंग देते हैं हर एक चीज का, जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, इस चीज के बारे में एकदम बारीकी से वो बताते हैं। अगर ऐसा जानकारी अगर हमें चाहिए तो 3-3, 4-4 दिन का सेमिनार अटेंड करना पड़ता है और उसके लिए 18 से 20 हजार रुपया फीस भरनी पड़ती है। लेकिन हमको ये सारा चीज फ्री ऑफ चार्ज हर फ्राइडे को गोलब सर बताते हैं और उसके लिए हमको ट्रेन करते हैं। उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे डॉक्टर लवेश यादव सर, जो कि उनके बचपन के मित्र है, वो भी उनके साथ में 2001 से आज तक उनको साथ देते आए हैं। और साथ साथ में हमको हर मंगलवार हर शुक्रवार मोटिवेशन देते हैं और हमको इतना सहाय करते हैं इस काम करने के लिए हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन करते हैं। ये लवेश सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। और हमारी प्राची मैडम हर फ्राइडे को हमें एक नई मोटिवेशनल स्टोरी बताती है और उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि वो एमसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और हमें टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्निकली जो भी नॉलेज हमको चाहिए वो सारी चीज हमको बताती है और उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी के साथ पूरा जो हमारा एमसीएल का काम शुरू हो रहा है या शुरू है, उसका जो बेस है वो हमारा इस पूरे प्राइम मीडिया की टीम है, साथ में हमारे एमसीएल की टीम है, एडवाइजरी टीम है, हमारे डायरेक्टर्स है और हमारे सीनियर प्राइम मीडिया है। इस सीनियर प्राइम मीडिया पूरा भारत भर में इतना अच्छी तरह से काम करता है, इतना अच्छी तरह से गाइडेंस करते हैं लोगों को कि हमने आज 20 स्टेट के अंदर 850 से ज्यादा तालुके बुक किए हैं और अप्रोक्सीमेटली 40 लाख से ज्यादा एमवीपी को ज्वाइन किया है और बहुत 40 लाख से ज्यादा फार्मर्स को ज्वाइन किया है हमने अभी तक और 5000 से 7000 एमवीपी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी टीम है और हमको हमेशा गाइड करती रहती है। अवर विजन, हमारा जो विजन है भारत को पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। आने वाले समय में हम एक ऐसे ही लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के आएंगे कि हमारे सामने कोई आ नहीं पाएगा। हमारा जो मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको मालूम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बताया जाता है? जनरली हमारे यहाँ बहुत सारे काम होते हैं लेकिन वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो किसी के ऊपर डिपेंड होता है वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है, लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं वो 100% सस्टेनेबल है, क्योंकि हम जो बायो सीएनजी बनाने वाले हैं, हम जो एमकोल बनाने वाले हैं, उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो हमारा फार्मर्स देगा और वो आज भी देगा, कल भी देगा, आने वाले समय में भी देगा और आजीवन देता रहेगा, कितने युगों तक देता रहेगा। और उसी में से हमारा सीएनजी बनाने का काम जो है, हमारा एमकोल बनाने का काम है, वो कभी भी कम नहीं होगा, यानी कभी भी बंद नहीं होगा। इसलिए इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये हमारा मिशन है कि हमको आगे जाकर के पूरा करना है और इसको कैसे कौन से वे से किया जाए तो अच्छी तरह से हो सकता है। तो इसके लिए ही हमारा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है। एमवीपी उसका शॉर्ट नाम है, फुल फॉर्म है उसका एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। और एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट जो है हमारा, उसको कैसे किया जाए? ये प्रोजेक्ट इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए है। पूरा विलेज की इकोनॉमी हम डेवलप कर सकते हैं, पूरा
गांव को हम एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं और अच्छी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो गांव के लिए एमवीपी के लिए जो विजन है, हम हर एक चीज जो बनाएंगे हमारे गांव में वो पूरा अच्छी तरह से उसको मार्केट देंगे। एक्सपोर्टर ऑफ क्लीन फ्यूल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरा चीज जो हम बनाएंगे तो वो सारा चीज हम सीएनजी बनाएंगे तो भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एमकॉल बनाएंगे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम जो ऑर्गेनिक क्रॉप करेंगे उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरा जो हमारा लक्ष्य है, हमारा पूरा जो विजन है एमवीपी, यानी कि पूरे ग्राम पंचायत को इतना बड़ा बनाने का लक्ष्य है कि जो सारे लोगों को साथ में लेकर के, हमारे गांव वालों को साथ में लेकर के इसको पूरा किया जा सकता है। मिशन ऑफ एमवीपी टू डेवलप द वैल्यू चेन that shall put the world economy again on the track of sustainability। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम जो सस्टेनेबिलिटी बात करते हैं तो हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम किसानों से ये जो नेपियर ग्रास आप देख रहे हैं, ये नेपियर ग्रास का फार्मिंग करवाएंगे और अपना भारत का इकोनॉमी वहां तक लेके जाएंगे जो वर्ल्ड में पहले नंबर पे होगा, और ये भी सस्टेनेबिलिटी की तौर पे, यानी कि हमको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे जाकर के कि हमको ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या तो हमारे पास में ये चीज नहीं है तो हम इसको आगे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में इतना संपत्ति कुदरत ने दिया हुआ है कि हम कभी भी यहाँ पर इसको बंद करने की बारी नहीं आएगी। कोड ऑफ कंडक्ट, इनोवेशन, एनवायरमेंटलिज्म और पेट्रोटिज्म। एक्चुअली हमारे यहाँ सिस्टम थी गुरुकुल की। गुरुकुल में यानी हमारे पुराने समय में हम लोग बहुत, मतलब हमारे पास में भी बहुत इनोवेशन थे, तभी भी हमारे यहाँ प्लेन था, लेकिन अब उस चीज को भूल के अभी जो हमारा शैक्षणिक जो शिक्षण व्यवस्था है उसको अंग्रेजों ने इस तरह से बदल दिया कि हमारे बच्चों को आज ये चीज मालूम ही नहीं है कि पहला वैदिक सिस्टम में क्या था, हमारे वेद क्या पढ़ाते थे, हमारा एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए। वो सारा चीज जो था वो लुप्त हो गया है आज की तारीख में, और उसे हमको फिर से लाना है और लोगों को वो चीज समझाना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमवीपी, एक्चुअली जो हम चाहते हैं कि हर एक तहसील के हर एक गांव में हम इस एमवीपी की शुरुआत करके हमारे वहां का हर फैमिली की 8 से 10,000 इनकम बढ़ा सके, और वो किस तरह बढ़ानी है वो हम आपको आगे बताएंगे। पूरा जो हमारा गांव का एम्प्लॉयमेंट है, आज की तारीख में आप जब भी देखो तो बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी से दूर हो रहे हैं और पूरे सिटी की तरफ भागते हैं, कि शहरों की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको जॉब चाहिए, क्योंकि उनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता। तो हर आदमी जॉब के लिए शहर की तरफ भागता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने गांव के लोगों को अपने गांव में ही रोजगार प्रदान करें, कि लोगों को वहां से माइग्रेट ना होना पड़े। और यही काम करने के लिए हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, उसको इतना मजबूत बनाएंगे कि जैसे हमारा 400 साल पहले था, हमारा जो भारत था पूरा खेती प्रधान देश था। हम आज भी बोलते हैं कि हमारा भारत खेती प्रधान देश है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को इससे इतना इनकम नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग खेती छोड़ छोड़ के भाग रहे। तो हम चाहते हैं कि हम उनको फिर से खेती के साथ जोड़े, और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़े वो हम करेंगे, और उनकी जो कैपेसिटी है खेती करने की उसको बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री बहुत मतलब पोटेंशियल है सर। ये जो काम है, हम पूरा गांव को देसी, यानी कि गिर गाय रहती है, देसी गाय रहती है, उसका पालन करने के लिए बोलेंगे, उसके लिए जो भी सुविधा करना पड़ेगा वो सारा चीज करेंगे। हम बी फार्मिंग करेंगे, यानी जो भी एनिमल हस्बेंड्री के तहत आता है, मछली पालना आता है, ये सारा चीज जो है उसके अंदर हम बढ़ावा देंगे और लोगों को उसके लिए हम हेल्प करते रहेंगे। तो वो भी हमारा एक पोटेंशियल है गांव की इनकम को बढ़ाने के लिए। वी आर डेवलपिंग सपोर्टिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट। आपको मालूम है कि राजस्थान जैसा शहर, वहां पर हैंडीक्राफ्ट का इतना अच्छा मार्केट है, इतने अच्छे लोग हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं बहुत सारे ऐसे राज्य है
जहां पर अच्छी तरह से लोग हैंडीक्राफ्ट करते थे उस समय में, वो हैंडीक्राफ्ट को आज मार्केट नहीं मिलने की वजह से वो धंधा भी लुप्त होते जा रहा है। हमको इसको पुनर्जीवित करना है, और ये हैंडीक्राफ्ट का जो भी लोग है, जिसको भी जानकारी है, उनको बाहर ला करके और लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देनी है, और ये हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस को भी बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से हमारे गांव के लोगों के इनकम को बढ़ाया जा सके। टू मेक विलेज सेल्फ सफिशिएंट इन वाटर, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, पानी, पीने के पानी के लिए इतना मतलब मेहनत करना पड़ता है। ये पानी उनको घर बैठे कैसे मिले, गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं कि घर घर से नल जल योजना, ऐसा कुछ सिस्टम है, लेकिन फिर भी कुछ वजह से कहीं कहीं जगह पे ऐसा है, जो ट्राइबल एरियाज है, वहां पर बहुत दूर दूर तक पीने का पानी लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। तो हमें कोशिश करेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपने घर में घर बैठे पूरी जल की व्यवस्था हो, और ये हमारे थ्रू किया जाएगा। टू मेक विलेज 100% ऑर्गेनिक, आप सबको मालूम है कि 1970 से पहले मतलब कि हम कोई यूरिया डीएपी नहीं वापरते थे। 1970 में एक हरित क्रांति लाए गए, डॉक्टर स्वामीनाथन ने लाए, और उन्होंने तभी ये सोचा नहीं था कि हम जो खोज कर रहे हैं ये आगे जाकर के इसका दुष्परिणाम आएगा। उन्होंने उस समय के लिए जो जरूरत था कि भाई हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, मतलब बाहर से हमको गेहूं वगैरह इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो लाल गेहूं ये हमको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने पड़ते थे, जिसकी रोटी भी लाल होती थी। तो वो सब देखते हुए उस टाइम पे उन्होंने खाद का और बहुत अच्छा मतलब क्या ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया कि 1 एकड़ में खेती का उपज ज्यादा हो, और उसके लिए यूरिया डीएपी की खोज हुई, और तब से लेकर के आज तक हमने इतना यूरिया डीएपी डाला कि आज हमारी जो धरती माता की उर्वरक शक्ति है, उसकी जो पैदाश क्रॉप पैदा करने की जो शक्ति है, उसको हमने नष्ट कर दिया है। तो ये सारी धरती माता को बचाने के लिए हमारा जो सीएनजी का बाय प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम हर एक फार्मर्स को देकर के ये पूरी धरती माता को 100% ऑर्गेनिक करेंगे, और पूरे विलेजेस को हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। टू मेक विलेज 100% कार्बन न्यूट्रल, यानी आजकल वैसे पहले देखा जाता था कि शहरों में ही मतलब पॉल्यूशन है, गांव फिर भी अच्छे हैं, लेकिन आज तो गांव भी उसमें से बचे नहीं है, क्योंकि गांव में भी बहुत सारा पॉल्यूशन है, और जिसकी वजह से आज की तारीख में आप देख रहे हो कि ठंडी कभी भी पड़ती है, गर्मी कभी भी पड़ती है, बारिश कभी भी आता है, और कभी भी वाह वंटोड़ जैसा होता रहता है। तो ये सारा चीज जो चक्रवात वगैरह आते हैं, पहले ऐसा 2-3 साल में कभी एक आध बार चक्रवात आया तो आता था, आज की तारीख में हर साल में 3-4 बार चक्रवात आते हैं, और बहुत सारा हमारा जो इकोनॉमी को नष्ट करके जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नष्ट करके जाते हैं, यानी कि हमको बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसको अगर बदलना है तो हम पूरे जो फॉसिल फ्यूल है, जिसकी वजह से ये जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, जो कार्बन का प्रॉब्लम है, पेट्रोल और डीजल जो वापरते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है, हम जो कोयला यूज करते हैं खदानों से निकाल के उससे जो पॉल्यूशन होता है, उसको हम क्लीन फ्यूल से रिप्लेस करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव जीरो वेस्ट, यानी कि कचरे से मुक्त हो। आप अगर गांव में जाओ तो वहां बसने का मन करे आपका। आज की तारीख में ऐसा हो गया कि कहीं पर भी आप गांव में जाओ तो पूरा पानी से भरा हुआ रास्ता मिलेगा आपको, यानी पूरा गंदगी मिलेगा। तो उसे हमें साफ करना है, उस गंदगी को नष्ट करके हम अपने आरोग्य को सुधार सकते हैं, हम अपने बच्चों के आरोग्य को सुधार सकते हैं। तो हमको 100% जीरो वेस्ट हमारा गांव को बनाना है। मैक्सिमम यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड रिप्लेस टू पेट्रोकेमिकल। आज हमारे पास में जितने भी प्रोडक्ट्स है, कपड़े से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, और ये पेट्रोकेमिकल्स जो है वो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है, क्रूड ऑयल से आता है। तो ये सारा जो चीज है हमको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है, और हमारे पास में पहले था, हम कोई नया नहीं ला रहे हैं, ये पुराने जमाने में था। आज हम पूरा वेस्टर्न कल्चर में जाकर के सारा चीज को भूल गए हैं, और इस चीज को बदलते 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 हम आज पेट्रोकेमिकल्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गए हैं। हमको फिर से वहां जाना है जहां पर हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स था, और हम उसको फिर से डेवलप करेंगे और इस पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे। डेवलप एंड सपोर्ट लोकल इनोवेशन टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। अभी ये महिला को आप देख रहे हैं, ये पानी ले जाने का उसने कोई नया सिस्टम जनरेट किया हुआ है। तो गांव में ऐसे छोटे मोटे
मतलब जुगाड़ करके लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन हमको अच्छी तरह से अच्छा कुछ इनोवेशन करके हमारे घर घर में पानी की व्यवस्था हो और हर गांव को इतना अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए हमारा सपोर्ट करेंगे हम कि हर एक गांव में एक गोकुलिया गांव जैसा हमारे गुजरात में बोलते हैं कि गोकुलियो गांव, यानी कि पूरा नंदनवन बनाने का कोशिश हम करेंगे। टू हेल्प इम्प्रूव सैनिटेशन ऑफ विलेज, बहुत सारे जगह पे अभी तो जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा गवर्नमेंट का भी एक फॉर्मूला है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को काम हुआ है और बहुत सारे लोगों को वहां पर काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जब गवर्नमेंट स्तर पे जो काम होता है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो इसको हमको इम्प्रूव करना है कि हर घर में शौचालय हो, लोगों को बाहर न जाना पड़े और गंदगी कम हो, उसके लिए भी हम काम करेंगे। टू टेक केयर ऑफ वाटर बॉडीज, आप इस नदी को देख रहे हैं, हम नदी को माता कहते हैं, लेकिन आज हमने इस तरह से नदी को इतना अपवित्र कर दिया है कि हमें उसे माता कहने का कोई अधिकार नहीं, यानी कि वो अधिकार हम खो चुके हैं और हम अभी ये अधिकार फिर से प्राप्त करना है और उसके लिए हमको नदियों को स्वच्छ रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब फॉरेन जाकर के आते हैं तो बोलते हैं वहां पर इतना अच्छा पानी दिखता है, पूरा पानी ब्लू दिखता है, उसमें नीचे का तल भी दिखता है, तो ये क्यों दिखता है? वहां पर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगाया कि आप ये नहीं करोगे तो आपको इतना चार्जेस लगेगा, लेकिन वहां के लोग जो है वो खुद मैच्योर्ड है और वो लोग चाहते हैं कि ये पानी स्वच्छ रहे। तो जब तक गवर्नमेंट कितना भी पॉलिसी लेके आवे इसके ऊपर, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम इसके ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, हम इसको स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। तो हमको हर एक आदमी को एक प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जितना भी जल स्रोत है, नदियां है, तालाब है, कुएं है, जो भी है, हम उसको स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे और हम उसको गंदा नहीं करेंगे, और तभी जाकर के हम इसको स्वच्छ कर पाएंगे और हमारे लिए उसको अच्छी तरह से पानी को वापर करने का हम एक जरिया बना पाएंगे। तब जाकर के हमारा पानी भी फॉरेन के पानी के जैसा दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हम खुद उस गंदा करने में इन्वॉल्व है। तो उस गंदगी को दूर करने के लिए हमको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर के ये सही कर पाएंगे और हम सब मिलके इसको क्लीन करने का कोशिश करेंगे। इसी तरह से प्रिजर्व एंड टेक केयर ऑफ लोकल इकोसिस्टम, जैसे कि कुदरत ने हमको बहुत सारे जंगल्स दिए हैं जहां से हमको प्राणवायु मिलता है, लेकिन आज की तारीख में हम डेवलपमेंट के नाम पे ये जंगलों का नाश करते आए हैं और आज की तारीख में इतना जंगलों का हमने नाश कर दिया कि हमको शुद्ध हवा उपलब्ध नहीं है। आज आप देखो दिल्ली में जाकर के बहुत सारा पॉल्यूशन की वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा है। तो ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने डेवलपमेंट के नाम पे हमारे जंगलों का नाश किया। तो हमको ये पूरा फिर से इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, हमको फिर से जंगल उगाने पड़ेंगे और इसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी साहब, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और हम एमसीएल और आप मिलके इसको वापस फिर से इस जंगलों को बसाएंगे और हम अपना स्वच्छ प्राणवायु अपने बच्चों को और हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, अभी आप लोगों को लगेगा एमवीपी 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 बराबर, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो इस बिजनेस मॉडल को हम आपको बताते हैं कि बिजनेस सेक्टर्स ऑफ एमसीएल, ये एमवीपी क्या है और उसमें किस तरह से काम करना चाहिए। हम जिस बिजनेस में है, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, आपको मालूम होगा कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारा चीज है, जैसे कि आज की तारीख में सोलार को भी आप देख रहे हो, कुछ लोग बायोडीजल का भी करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन ये सारा चीज जो है वो सब्सिडी पे आधारित है, यानी गवर्नमेंट जब तक सब्सिडी देती है तब तक वो चलते हैं, सब्सिडी बंद कंपनी बंद, यानी प्रोडक्शन बंद। और हम जो काम करने वाले हैं वो ना तो कोई सब्सिडी के ऊपर काम करते हैं, हम खुद अपने बेस पे काम कर रहे हैं और वो भी रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करते हैं, बायोफ्यूल्स में काम करते हैं और एक कभी नहीं खत्म होने वाली चीज यानी कि सस्टेनेबल तौर से हमें काम करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट, यानी हमारा जो सीएनजी का बाय प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें 15 से 30% कार्बन कंटेंट है, सर हम अगर इसको एक्सपोर्ट करें तो 600 रुपीज पर केजी हमको मिल सकता है इस खाद को, लेकिन इस खाद को हम एक्सपोर्ट नहीं करके हम अपने फार्मर्स को देंगे और वो भी देने के टाइम एकदम उधार देंगे, यानी उसके पास 1 भी रुपया नहीं लेंगे और पूरा
ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उसकी जो प्रोडक्ट बनेंगी, उसका पूरा जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है वो हम अपने गांव वालों को सिखाएंगे और वहां पर पूरा प्रोसेसिंग करके इसको भी मार्केट करेंगे। उसका हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाएंगे, उसमें से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। इसी तरह से हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है, पूरा पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट को रिप्लेस करके जितना प्लास्टिक प्रोडक्ट से हम इसमें से इको फ्रेंडली प्लास्टिक बनाएंगे। जो आज की तारीख में हमको, अगर आप सबने सुना होगा तो हमारे यहाँ 3 महीने पहले हमारे गुजरात के पाटन शहर में किसी ने आलू के स्टार्च से प्लास्टिक बोतल बनाया। इस प्लास्टिक बोतल्स को 40 दिन के अंदर वो मेल्ट हो जाता है। अगर गलती से कोई पशु खा भी गया तो उसको पाचन हो जाता है, उसके शरीर में पड़ा नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हम पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट से रिप्लेस करेंगे और उसको भी हम मार्केट करेंगे। ग्राम पंचायत इज बेसिक यूनिट ऑफ रूरल इंडिया। ये सारा चीज करने के लिए जो ग्राम पंचायत है वो हमारा बेसिक है, यानी कि हर एक जगह, हर एक गांव में ये जो सिस्टम है उसको हम डेवलप करेंगे। इस बिजनेस के लिए पूरा ग्राम पंचायत के लोग जो है उनके साथ मिलके उनको हम अपना विजन मिशन बताएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, और जो हमारा यूनिट लगेगा वो पूरे गांव में लगेगा और हर एक गांव में ऐसा यूनिट लगा करके हम इस बिजनेस को आगे बढ़ा देंगे। MVP प्रोजेक्ट डिजाइनेड एंड डेडिकेटेड फॉर ग्राम पंचायत, यानी ये प्रोजेक्ट को MVP के लिए, इस MVP प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो बिना ग्राम पंचायत चल ही नहीं सकता। तो ये जब प्रोजेक्ट को हम इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो हर एक ग्राम पंचायत इसमें इन्वॉल्व होगा। MVP शैल प्रमोट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एट ग्राम पंचायत लेवल, यानी कि सारा जो एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, हमारा जो ऑर्गेनिक फूड है, फूड रेस्टोरेंट है हमारा, वहां पर जो हम एक अपना एक मॉल बनाने वाले हैं। हर गांव में एक मॉल रहेगा हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सारा गांव में मैन्युफैक्चरिंग। हम वैदिक पेंट्स बनाने वाले गाय के गोबर से, यानी जो भी एक्टिविटीज हमारी होगी वो MVP के थ्रू पूरे ग्राम पंचायत में मतलब हम करते जाएंगे। MVP शैल वर्क एज पर नीड ऑफ विलेज, जैसे जैसे मतलब यानी कि हर गांव का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, तो हर गांव की जो जो जरूरियात रहेगी उस हिसाब से हम उसको डेवलप करेंगे और वो भी MVP के थ्रू करेंगे। तो हमारा MVP सारा चीज जो करेगा वो हर गांव वाले को, एक एक गांव वाले को साथ में लेकर करेंगे। और ये MCL सेल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड फॉर विलेज थ्रॉट MVP, यानी MVP को हर एक जगह पे वहां खड़ा रहना है। जो MVP हमारा सेंटर लेता है, जो सेंटर है हमारा, नॉर्मली ऐसा देखने को जाओ MVP सेंटर मतलब हमारे यहाँ जैसे हर गांव में एक दूध का डेयरी है, जैसे कि जितने लोग पशुपालक है वो सारा दूध वहां डेयरी में जमा कराता है और वो डेयरी जो है वो हमारी मेन डेयरी, साबर डेयरी है, अमूल डेयरी है, बनास डेयरी है, वहां पर सप्लाई करता है। तो एक हमारा एक ऐसा सेंटर है जो कि जितना भी काम होगा गांव के लिए, जितना भी प्रमोशन होगा वो सारा MVP के जरिए वहां पर किया जाएगा। फंक्शंस फॉर वर्किंग ऑफ MVP, तो उसके लिए हमको पहला क्या चाहिए, यानी हमको बायो CNG बनाना है, यानी हमको एमकॉल बनाना है, तो हमको पहले बायोमास फार्मिंग करना पड़ेगा। तो बायोमास क्या है, हम बहुत बार बायोमास बायोमास बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी घास है। बहुत सारे लोग ये घास आज भी उगाते हैं, तो इसको नेपियर ग्रास कहते हैं। और ये नेपियर ग्रास बुलेट घास से जानी जाती है, हाथी घास से जानी जाती है, घोड़ा घास से जानी जाती है। हर प्रदेश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको गन्ने की तरह उगाया जाता है, एक बार लगा दिया तो 7 से 8 साल तक चलता है, वैसे 30 साल तक भी चलता है, लेकिन हर 7-8 साल में इसकी प्रजाति थोड़ा डेवलप होती है, तो हम नई प्रजाति को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये 1 एकड़ में अगर आप लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 150 से 250 टन जितना इसका प्रोडक्शन आता है। तो हमको ये बायोमास फार्मिंग करनी है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन, यानी कि हर एक गांव में हमको ये ऑर्गेनिक जो हमारा क्रॉप है वो लगाना है, यानी कि जितना भी हम आज रासायनिक खातर से खेती करते हैं वो सारा रासायनिक खातर को रिप्लेस करके 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पूरे विलेज को हम ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी करना है और प्रमोट भी करना है। अभी आज जो सारी चीज देख रहे हो ना, ये बांबू से बनती है। आप देखोगे कि बहुत साल पहले
बाम्बू को हमारी गवर्नमेंट की भाषा में झाड़ गिना जाता था, तो उसको काटना है तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी। लेकिन अभी कुछ ही सालों में उसमें परिवर्तन लाया गया और बाम्बू को खड़, यानी कि वो भी एक तरह का घास है, तो घास काटने के लिए किसी की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने निश्चय लिया। और अभी बहुत सारे लोग बाम्बू उगाते हैं और बाम्बू में से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन सकती है। और ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम पहले के जमाने में भी वापरते थे सर, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। तो ये सारा चीज हम इसमें से बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसको प्रमोशन करेंगे। असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एनिमल हस्बेंड्री इन विलेज, यानी आज की तारीख में बहुत सारे, हमारे गुजरात में तो बहुत सारा मतलब कि पशुपालन होता है, उसका दूध का बहुत सारी महिलाएं महीने का 1-1, 2-2 लाख, 10-10 लाख तक मतलब दूध का पैसा उनको आता है। तो ये जहां पर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया, वहां पर तो इनको पता ही है कि पशुपालन से क्या मिल सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन जहां पर ये चीज नहीं हो रही है, या तो अभी जो हो रहा है उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे गुजरात में बहुत सारी गाय है, एचएफ गाय है, हाइब्रिड, उसका दूध अगर 10 साल पीते हैं ना, तो डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है कि उससे कैंसर होता है। तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, हम हमारी देसी गाय, हमारी गिर गाय, जो कि बहुत सारे जगह पे हमने एक्सपोर्ट की हुए है और वहां के लोग उसको अच्छी तरह से डेवलप करके मतलब उसका दूध इस्तेमाल करते हैं। वैसे दूध को पौष्टिक आहार बोला गया है कि अगर आपने दूध ले लिया तो फिर कुछ भी अनाज वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हमने रासायनिक खाद डाल डाल के जो उनको घास खिलाते हैं ना, वो भी जहरीला बना दिया है। और वो जो जहर खाते हैं, तो जो खाते हैं वही देंगे ना, तो वो जहर खा करके हम बीमार पड़ते हैं। तो हमको ये सारा चीज मतलब कि रिप्लेस करना है। और हर तरह की एनिमल हस्बेंड्री, बी फार्मिंग है, बी फार्मिंग बोले तो मधुमक्खी पालन। आपको सबको पता नहीं होगा शायद कि अगर मधुमक्खी का विनाश हो जाए, अगर एक भी मधुमक्खी जब नहीं रहेंगी, उसके 4 साल के बाद में इंसान अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान भी उसी के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु है जो कुदरत ने बनाए हैं, तो उसका कोई ना कोई रोल है हमारे जीवन के लिए, लेकिन हमको उसके बारे में नहीं पता है कि इस जीव जंतु का हमारे लिए क्या रोल है। लेकिन बहुत बड़ा रोल है। अगर उस जीव जंतु का नाश होता है, बहुत सारे जीव जंतु का हम अभी तक नाश कर चुके हैं, तो उनको हमको फिर से डेवलप करना पड़ेगा और हमारी प्रकृति को वो गिफ्ट करना होगा। असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ वेरियस हैंडीक्राफ्ट, हमारे यहाँ बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला का बहुत सारा अच्छा नमूना, जहां पर जयपुर वगैरह है, राजस्थान है, हमारे उत्तर प्रदेश, बहुत सारी जगह में ये सारा हैंडीक्राफ्ट किया जाता है। उसकी एक्टिविटीज को जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जिन लोगों को इसकी जानकारी है उनको हम बाहर निकालेंगे, उनके जरिए दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा और इसको भी हम प्रमोट करेंगे। इसी तरह से क्रॉप एक्टिविटी, हैंडीक्राफ्ट, एनिमल हस्बेंड्री जो है, ये आप देख रहे हैं कि अलगी की फार्मिंग हो रही है। अभी यहाँ पर आपको कैसे पता नहीं चलता होगा कि एक महिला क्या कर रही है, लेकिन जहां पर पानी ही पानी है, समझो कि वहां जमीन नहीं है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि वहां पर तो हम नेपियर ग्रास नहीं उगा सकते, तो वहां पर इस तरह से एल्गी की फार्मिंग हो सकती है। और ये एल्गी से भी हम अपना बायो सीएनजी बना सकते हैं, हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं। तो इसकी फार्मिंग करके भी हम अपना काम चला सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट कर सकते हैं। डेमो प्रोजेक्ट फॉर विलेज, हम हर एक जगह पे हर एक एमवीपी को बोलते हैं कि आपके पास में 2.5 एकड़ लैंड होनी चाहिए, जिसमें 2 एकड़ में हम डेमो फार्मिंग करेंगे। तो हम जितना भी कुछ करेंगे, पहले हम अपने खेत में उसका डेमो करके हमारे विलेजर्स को दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाना चाहिए, और कैसे करेंगे तो हमको इससे ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा। इस तरह से पूरा ट्रेनिंग हम अपने फार्मर्स को देंगे और पूरे विलेजर्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। हम कृषि अधिकारी को बुलाएंगे, हम ग्राम सेवक को बुलाएंगे और हम अपना पूरा ताकत वहां पर लगाएंगे कि फार्मर्स को पैसे की आमदनी ज्यादा कैसे हो, वो अच्छे से अच्छा सेहतमंद खुराक कैसे उगावे, इस सारी चीज के लिए हम उसको ट्रेनिंग देंगे। सप्लाई ऑफ ऑल इनपुट टू फार्मर्स, यानी उसके लिए फार्मर्स को क्या चाहिए वो सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड करने के लिए हम सारा चीज देने के टाइम उधार ही देंगे, हम उसका कोई उसको पैसा चार्ज नहीं करेंगे देने के टाइम। हम जब क्रॉप होगा, उसका जो क्रॉप पकेगा उसके बाद में उससे जो भी चार्ज लिया जाएगा वो लेंगे।
इसका जो प्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी वो पकाएंगे, जो क्रॉप उगाएंगे, उसको हम बायबैक करेंगे, यानी कि उसको बेचने की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी क्रॉप होगा, वो सारा हमारा एमवीपी खरीदेगा, उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे और उसको मार्केटिंग करेंगे। असेसमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप एंड एरिया, उसमें क्या लगाना है, कहां पर क्या लगाना है, ये सारा चीज का उसको वो ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर एक जगह पे एक ही चीज नहीं लगाया जाएगा, अलग अलग तरीके के क्रॉप लगाए जाएंगे। आप सबको पता होगा कि हमारे बुजुर्ग जो थे, एक ही खेत के अंदर मूंग लगाते थे, उड़द लगाते थे, तुअर लगाते थे, उसमें मूंगफली भी लगाते थे, उसमें मकई भी लगाते थे, एक ही खेत में 6-7 अनाज लगा देते थे। उसका रीजन था सर कि वो जो कठोर जो बोलते हैं ना हम, जो हार्ड जो मटेरियल है, यानी कि जो जिससे प्रोटीन मिलता है हमको, उससे जमीन को नाइट्रोजन मिलता है। तो जब हम बाद में एक क्रॉप, बारिश का जो क्रॉप है वो निकाल करके जब गेहूं लगाएंगे, तो उसमें नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनपीके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपने बुजुर्ग के पास कभी बैठे ही नहीं, उनसे कभी कुछ सीखा ही नहीं, और हम बोलते हैं कि हमको अच्छा क्रॉप नहीं होता है, तो खेती में हमको अच्छा फायदा नहीं होता, हम खेती छोड़ के चले गए। तो ये सारा चीज जो हमारे बुजुर्ग करते थे, ये सारा चीज हम अपने लोगों को सिखाएंगे और अपनी खेती को उन्नत बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन विद वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट, उसके लिए हम जो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर मिलना पड़ेगा, हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो हम खुद करेंगे और हमारे एमवीपी भी उसमें सहभागी होंगे। लोकल मार्केट पोटेंशियल असेसमेंट, लोकल मार्केट में क्या चलता है, कैसे क्या बिकता है, उसके लिए हम पूरा असेसमेंट करेंगे। आइडेंटिटी स्किल, जैसे मैंने अभी बताया कि किसमें कौन सी स्किल है। हमारे गांव का एक बंदा ऐसा है जिसको हस्तकला में प्रवीण है, निपुण है, हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में निपुण है, यानी कि क्या उसके अंदर पड़ा है, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को इसको सिखाया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा और उसके जरिए उसको सपोर्ट हो जाएगा कि उसकी इनकम बढ़ाने के लिए हम एक मदद रूप बनेंगे उनके लिए। इसी तरह से ट्राइबल एरिया में जो बायोमास है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, फार्मिंग है, ये हमारे जो महिलाएं हैं, इनको बहुत सारी औषधि के बारे में मालूम रहता है, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं उनको जंगल में कौन सी वनस्पति से क्या क्या रोग दूर होते हैं, क्या क्या रोग ठीक होते हैं, ये इनका नॉलेज होता है। तो इनके जरिए हम उस नॉलेज को प्राप्त करेंगे और उस नॉलेज के थ्रू हम अपने गांव को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने गांव को तंदुरुस्त बनाएंगे तो हम अपने तहसील को तंदुरुस्त बनाएंगे, तो हम अपने राष्ट्र को तंदुरुस्त बना सकते हैं। और वेरियस सोशल एक्टिविटीज, यानी हमारे पास में जो लोग हैं उनको हम अलग अलग जगह पे, जैसे मैं से बताया अभी जब भी कि हमको जो हमने जंगलों का नाश किया है, तो ये जंगल फिर से कैसे उगाया जाए, और हम अकेले ये सारा काम नहीं कर सकते, तो हमको पूरे लोगों का, यानी सोशल एक्टिविटीज के थ्रू हमको सारे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और तब जाकर के हम अपने वहां पर वैसे जंगलों को फिर से विकसित कर सकते हैं। तो हमें सोशल एक्टिविटीज के जरिए ये सारा काम करेंगे। इफेक्टिव सैटरडे सीजन, क्रिएट ए रिचुअल फॉर वेलफेयर ऑफ विलेजेस, यानी सैटरडे सेशन, यानी हर हफ्ते हम अपने गांव में एक सेशन लेंगे, जो संडे को हो सकता है, मंडे को हो सकता है, ट्यूसडे को हो सकता है, जैसे आपको कन्वीनियंट टाइम हो, जैसे अपने गांव वाले को कन्वीनियंट टाइम हो, उस समय उस दिन एक फिक्स करके रखेंगे कि जैसे आपको मालूम है कि रामायण महाभारत आता था कुछ सालों पहले, तो सुबह में संडे को 9 बजे लोग जाकर के टीवी के सामने बराबर बैठ जाते थे, और कुछ दिन नहीं रहेगा तो पूछेंगे कि आज नहीं है क्या। तो आपको भी ऐसा माहौल एक तैयार करना है कि सैटरडे सेशन जब आप लेते हो, अगर किस वजह से एक दिन अगर आप नहीं ले पाते हो, तो आपको बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आने चाहिए कि सर आज नहीं है क्या। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हम एमसीएल के बारे में बताएंगे, हम अपने गांव के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके बारे में काम कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हमको हर सैटरडे यानी हर हफ्ते एक सेशन वहां पर लेना है। असेसमेंट ऑफ फूड, हर्बल मेडिसिन, हर्बल कॉस्मेटिक्स, ये पूरा जो प्रोडक्ट है, जैसे हमने बताया आपको कि हम जहां पर क्रॉप करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अभी आलू का बहुत सीजन है, तो पूरा गांव में सारे लोग लग जाते हैं कि आलू में बहुत प्रॉफिट है, तो सारे लोग आलू लगा देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वहां पर जो जो चीज की आवश्यकता है, अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे, अलग अलग सब्जी लगाएंगे, अलग अलग फ्रूट्स लगाएंगे,
अलग अलग हर्बल मेडिसिन, मेडिसिन में जो यूज होती है वैसी वनस्पति भी उगाएंगे, हर्बल कॉस्मेटिक, क्या क्या उसमें से बन सकता है। यानी कि हम ऐसी जमीन को अलग करके उसमें सारा चीज को वर्गीकरण करके, वर्गीकृत करके उसमें क्रॉप लगाएंगे। और स्पेशल सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड, यानी कि जहां जहां पर कुछ चीजें की जरूरत पड़ेगी, जहां पर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सर्विस की आवश्यकता पड़े, हमारी सर्विस यानी कि उनको क्या चाहिए, कौन सी टाइप की ट्रेनिंग चाहिए, उसको क्या लगाना है, उसके मिट्टी में क्या है, वो सॉइल चेक करके हम उसको बताएंगे। यानी जिस तरह का भी हर एक विलेजर्स को, हर एक एमवीपी को रिक्वायरमेंट होगा, उस तरह का उनको सर्विस हमारी ओर के दिया जाएगा। हाउ एमसीएल गोइंग टू सपोर्ट एमवीपी, ये सारा चीज एमसीएल पार्टनर ऑफ एमवीपी, यानी कि एमवीपी जो बन रहा है वो ना तो अपने तालुका से जुड़ रहा है, लेकिन हमारी जो एमसीएल कंपनी है दादर स्थित हमारे जो ऑफिस है, वो एमसीएल के साथ में उसका पार्टनरशिप है। तो एमवीपी जो जुड़ रहा है वो डायरेक्टली हमारे एमसीएल के साथ जुड़ रहा है, वो हमारा एमसीएल का पार्टनर है एक। तो उसको कैसे डेवलप करना, वो पूरा गाइडलाइंस एमसीएल की तरफ से आपको मिलेगा। प्रिंसिपल, एमसीएल शेल हेल्प टू मेक एमवीपी स्ट्रॉन्ग कैपेबल सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, यानी एमसीएल चाहता है कि हमको हर गांव में एक ऐसा एंटरप्रेन्योर मिले कि गांव में जाकर के खड़ा रह जावे ना, तो 40-50 लोग तो वैसे ही उसकी बात मान लेवे कि भाई ये करना है हमको, तो वो आकर के साथ में खड़े हो जावे। मतलब है ना, खुद सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी होना चाहिए कि वहां पर जाकर के अगर किसी को कोई बात बताता है कि हमको ये करना है, तो उसके साथ में सारे लोग जुड़ने को तैयार हो जावे। हम एक ऐसा कैपेबल स्ट्रॉन्ग आदमी चाहते हैं, और एमसीएल चाहती है, ये वेबिनार जो वेडनेसडे वेबिनार है वो उसी के लिए लिया जा रहा है कि हम ऐसे एमवीपी को प्रमोट करें कि जो वहां पर खुद स्ट्रॉन्ग होकर के पूरा कैपेबिलिटी से अपने आप में एक मतलब अच्छा लीडर साबित करे खुद को, और वो पूरा गांव को उन्नत बनाने की जिम्मेदारी ले सके। तो ऐसे आदमी को हमको प्रमोट करना है। एमसीएल सेल क्रिएट सपोर्ट सिस्टम फॉर एमवीपी, उसके लिए जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए एमवीपी को डेवलप करने के लिए, वो सारा एमसीएल की तरफ से मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट एज पर लीड ऑफ विलेज, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट यानी जैसे हमने बोला कि उसके लिए आधा एकड़ लैंड चाहिए, 2 एकड़ लैंड में हमको डेमो करना है, आधा एकड़ लैंड में हमको पूरा ट्रेनिंग सिस्टम, यानी कि उसमें ऑफिस बनाना है, कॉन्फ्रेंस रूम बनाना है, गोडाउन्स बना, तो वो सारा सिस्टम जो है वो जैसी जैसी नीड रहेगी, यानी हर गांव की जो आवश्यकताएं रहेगी उस हिसाब से उसको डेवलप किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक, जैसे वहां पर कोई चीज अगर ज्यादा है तो हमको उसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि तुरंत बेचने जाएंगे तो हमको भाव नहीं मिलेगा, तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसका स्टोरेज सिस्टम भी हम डेवलप करेंगे। उसका लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी है वो भी हम डेवलप करेंगे, यानी फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले हमारे से, हमारे एमवीपी के थ्रू वो काम हम करेंगे। ट्रेनिंग एंड गाइडलाइंस फॉर एमवीपी, यानी पूरा समय समय पे, जैसे हमारा हर शुक्रवार को शाम सर तो ट्रेनिंग देते ही है, लेकिन हमारे एमपीओ के थ्रू, हमारे एमबीएस के थ्रू, तालुका लेवल में जो हमारे एमबीएस है उनके थ्रू भी एमवीपी को गाइडलाइंस मिलती जाएगी, एमसीएल के थ्रू तो मिलेगी हमेशा। तो इस तरह की जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो हमारे एमवीपी को दी जाएगी। मार्केटिंग असिस्टेंट, यानी मार्केटिंग के लिए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि हम हर गांव में, हर तहसील में, मतलब हर तहसील में 15,000 फार्मर्स को हमारे साथ जोड़ते हैं, तो ये मार्केटिंग करने के लिए आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि 40 लाख से ज्यादा फार्मर्स हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हमको शायद एक प्रोडक्ट भी बेचते हैं ना, तो 40 लाख प्रोडक्ट तो 1 मिनट में बिक जाएगी सर। तो मार्केटिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो आप उसके लिए फिक्र ही मत करें कि मार्केटिंग कैसे होगा। टेक्निकल गाइडलाइंस, यानी जहां जहां पर टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी वो भी आपको दी जाएगी। एमसीएल सेल हेल्प एमवीपी टू ट्रांसफॉर्म विलेज, यानी कि जो हम चाहते हैं कि हमारा गांव कैसा होना चाहिए, आप एक सपना देखिए सर कि हमारा गांव ऐसा होना चाहिए, उस सपने को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम, यानी हम अकेले नहीं, लेकिन हम सब मिलके हमारे गांव को उतना उन्नत बनाएंगे कि विदेश से लोग हमारे गांव का विजिट करने आएंगे कि ये गांव कितना अच्छा है। आज की तारीख में हमारे पास में ऐसे बहुत गांव है, महाराष्ट्र में हिरवे बाजार करके है, हमारे गुजरात में पूसरी करके है, तो ऐसे बहुत सारे जगह ऐसे हैं जिनके नाम अभी मैं बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो वैसे बहुत गांव डेवलप है आज की तारीख में भी,
जिनको देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं, विदेश से लोग विजिट करते हैं। तो ऐसा गांव हमारा पूरा भारत देश का हर विलेज ऐसा हो, ऐसा हम चाहते हैं। इनकम पोटेंशियल, अभी कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये सब तो करेंगे हम, लेकिन ये सब करने से हमारा इनकम कैसे मिलेगा, हमको क्या इनकम आएगा इससे? तो एक तो बायोमास फार्मिंग करेंगे, तो बायोमास फार्मिंग जो भी आपके गांव में किया जाएगा वो 100% आपके थ्रू जो लिया जाएगा कंपनी में, जो भी आप रॉ मटेरियल भेजोगे, उस रॉ मटेरियल के ऊपर आपके गांव से जितना भी रॉ मटेरियल जाएगा उसके ऊपर आपको 10% का पार्टनरशिप दिया जाएगा, यानी कि 10% आपको मिलेगा। आप समझो कि वो किसान से जो भी भाव में खरीदते 1000 रुपीज टन के हिसाब से खरीदते हैं, तो उसमें से 10% आपको मिलेगा। जियोग्राफिकल एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, यानी हमारे यहाँ कोई यहाँ ग्राम पंचायत का बात किया है, मैं आपको पूरा बात बता देता हूँ। एक कि हमारे पूरे भारत भर में 5500 तहसील है, और हम चाहते हैं कि 2030 तक 5500 तहसील में हमारा बायो सीएनजी और एमकॉल का प्लांट लगा करके हम अपने भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करें। और इस सारे भारत भर में जो हमारे ग्राम पंचायत है 2,53,163 2019 के हिसाब से है, और उसका एरिया जो है 139.4 मिलियन हेक्टर्स है। एवरेज एग्रीकल्चर जो लैंड है वहां पर अंडर क्रॉप फार्मिंग, ग्राम पंचायत अगर हम ऐसा रेशियो देखें तो 557.6 हेक्टर, इतना हर ग्राम पंचायत में हमारा लैंड है। और टोटल वेस्ट लैंड जो है 55.76 मिलियन हेक्टर पूरा भारत भर में, और एवरेज वेस्ट लैंड इन ईच ग्राम पंचायत 223 हेक्टर हर एक ग्राम पंचायत में वेस्ट लैंड पड़ा है। इसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसमें क्या फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे टोटल लैंड विलेज फॉर यो इन ईच ग्राम पंचायत 780.6 हेक्टर यानी 557.6 फार्मिंग के लिए है, और 223 वेस्ट लैंड है। तो ये पूरा जो हमारा फार्मिंग करने का लैंड है उसका यूटिलाइज करेंगे। वेस्ट लैंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी तरह से मिनिमम बिजनेस जो टारगेट है हमारा 100 हेक्टर्स बायोमास फार्मिंग, यानी कि जो हमको नेपियर ग्रास उगाना है वो 100 हेक्टर्स बायोमास, यानी पूरे गांव में, यानी हर एक गांव में 100 हेक्टर्स हमको बायोमास का फार्मिंग करना है। 50 हेक्टर्स में हमको जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो चीज चाहिए, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमको हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए, मेडिसिन के लिए हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ऐसी चीजें वहां पर उगाई जाएगी जिससे हम ये अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना सके, मेडिसिन बना सके। और 100 से 300 हेक्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो हम न्यू क्रॉप भी लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप भी लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं जिससे हमारा किसान उन्नत हो, ये सारा चीज हम करेंगे। बायोमास फार्मिंग पोटेंशियल, जैसे हमने अभी बताया आपको कि बायोमास फार्मिंग यानी हर फार्मर्स को, जैसे मैंने बताया कि 1 एकड़ में अगर वो लगाता है तो 150 से 250 टन उसके उधर उपज होती है महीने की, अरे साल की, तो उसमें हम 1000 रुपए टन अगर खरीदते हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपया हर फार्मर्स को मिलता है। यूसेज ऑफ बायोमास, तो ये बायोमास को कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा, तो ये बायोफ्यूल के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि सीएनजी जो हम बनाएंगे, बायो सीएनजी बनाएंगे, उसके लिए इसका उपयोग होगा। और बायोकॉल, यानी हम जो एमकॉल की बात कर रहे हैं अभी सर, अब मैं आपको बता दूं एमकॉल के बारे में, यानी बायोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जनरली आप देखोगे कि हमारे यहाँ 80% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है ना, वो कॉल से जनरेट होती है, यानी कि हम जो खदानों से कोयले निकालते हैं उस कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। और एक कोयला ज्यादा करके खदानों में मिलता है, और एक खदान कहाँ होते हैं, बड़े बड़े जंगल जो रहते हैं वहां पर एक खदानें होती है। तो एक खदाने को खदानों से कोयला निकालने के लिए हमको बहुत सारे जंगलों का नाश करना पड़ता है, यानी उसमें जंगलों का नाश होता है। और वहां काम करने वाले लोग जो है 1 से 1.5 लाख लोग इस खदानों के अंदर दब के मर जाते हैं, और बहुत सारे जो बच जाते हैं वो इसका जो धूल मिट्टी उनके श्वास में जाता है, जिससे टीबी होता है, बहुत सारे रोग होते हैं उससे, मतलब कि वो बीमार होते हैं और उसके बाद मरते हैं।
तो ये सारा चीज को अगर सुधारना है, अगर हमको 1 टन कोयला निकालना है खदान से तो 400 किलो कचरा निकलता है, और वो कचरा भी हमारे लिए वेस्ट क्रिएट करता है, यानी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हम इस कोयले को जब जलाते हैं तो उसमें से जो राख पैदा होती है 35 से 45%, ये राख को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के हिसाब से कहीं पर भी डाला जाता है, लेकिन जहां पर भी डाला जाता है वहां बारिश का पानी गिरता है, बारिश के पानी से वो राख बह करके हमारी नदियों में जाती है, हमारे खेतों में जाते हैं, और बहुत सारे खेतों को बंजर कर देती है। हमको लगता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी के बिना बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी जहां से आती है, जिससे क्रिएट होती है, वो कोयला जो है वो हमारे के लिए बहुत पॉल्यूशन पैदा करता है, हमारी बहुत सारी जमीन जो फलद्रुप है उसको नष्ट करता है। इसी के लिए हमको एक फर्क पड़ा है अभी कि हम इसको रिप्लेस करें, और हम चाहते हैं कि हम सब मिलके अगर ये काम करें तो हम ये बायोमास से एमकॉल भी बनाएंगे। और शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, हम 250 एमकॉल प्लांट से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का हमारा यहाँ पर पासिंग हो गया है कि 250 प्लांट जो हमारा है वो अप्रोक्सीमेटली मार्च या अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएंगे, जहां हर रोज का 30 से 40 टन कोयला बनेगा। और बाकी का जो बायोमास है हमारे कैटल फीड के लिए काम आएगा, यानी कि कैटल फीड के लिए भी वो बायोमास का यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट, यानी जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम मोल बना करके बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पर हर गांव में एक सुपरमार्केट बनेगा और वहां पर हम उसको सेल आउट करेंगे। इनकम पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, यानी जब हम पूरा प्रोसेसिंग करते हैं, नॉर्मली एमएसपी के लिए लोगों को क्यों जाना पड़ता है कि बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं। जो बड़े किसान है वो तो शायद हो सकता है कि खुद प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग करेंगे तो उनको तो अपना पैसा मिल सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे किसान है, 1 एकड़ वाले, आधे एकड़ वाले, ये किसान खुद मतलब प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो जब हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते तो हम अपना भाव नहीं जुटा पाते, और इसके लिए हमको गवर्नमेंट की एमएसपी के लिए रुकना पड़ता है, या तो एमएसपी बढ़ाने के लिए हड़तालें करनी पड़ती है। लेकिन सर हमारे यहाँ जितना भी क्रॉप होगा, छोटे से छोटा सा फार्मर भी वो हमें दे सकता है, और उसको हम अच्छा भाव दे करके हमारे गांव में इसका प्रोसेसिंग यूनिट डाल के इसको प्रोसेस करके, यानी हम फिनिश प्रोडक्ट बना करके मार्केट कर सकते हैं। तो इसके लिए हर एक फार्मर को इसका अच्छा पैसा मिल सकता है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, हम ये देखो, ये जाड़ में से रबर निकाला जाता है, यानी ये रबर के जाड़ है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स का मतलब प्लांटेशन करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें से हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन, बहुत सारे क्रॉप जो हमारे हैं, जो हल्दी उगा सकता है, अदरक उगाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारे। आयुर्वेदिक एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को हम डेवलप करेंगे और उसमें से मेडिसिन बनाने का काम भी करेंगे। आज की तारीख में इतनी सारी जो कंपनियां हैं ये हर्बल और आयुर्वेदिक ब्रांड में काम कर रही है, तो इसके साथ में एक नाम हमारा भी जुड़ेगा, लेकिन हमारा जो जुड़ेगा वो 100% ऑर्गेनिक बेस पे होगा और इनसे बेहतर होगा। हर्बल कॉस्मेटिक्स भी बनाएंगे हम, और वो भी बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक सिस्टम से बनेगी, और ये हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये सारी कंपनियां आज की तारीख में काम कर रही है। हो सकता है हम इनको भी सप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारा रॉ मटेरियल जो है वो तैयार करके ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां है वो भी कल चाहे कि हमारे से रॉ मटेरियल ले और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, और ये सारा काम भी हम कर सकते हैं। हर्बल पेंट, अभी आप सबको मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि रास्ते पे बड़े बड़े शहर में, हमारे गुजरात में बहुत सारे हैं, दूसरे जगह पे है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे देशी गाय जो रोड पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। गवर्नमेंट कानून लाती है उसको पेनल्टी लगाने का और उसको पकड़ने का, ढोरवाड़ा रखने का, लेकिन उसमें कुछ काम होता है, कुछ काम नहीं होता है, और वहां पर भी दंगा हो जाता है, यानी कि जिसके डोर है वो लोग सरकारी आदमियों से झगड़ा कर बैठते हैं। तो ये सारा चीज का एक ही सॉल्यूशन है, वैदिक पेंट, यानी जितनी भी देशी गाय दूध देना बंद कर देती है, लेकिन उसमें भी इतना पोटेंशियल है कि वो दिन का आपको 500 से 1000 रुपया दे सकती है। तो वैदिक पेंट जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। हम वैदिक पेंट के लिए अगला 4-5 दिन में ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ, कार्तिक सर जा रहे हैं, हमारे सुनील परमार है, हमारे ईश्वर भाई, बहुत सारे लोग इसका ट्रेनिंग लेकर के आने वाले हैं। और वैदिक पेंट गाय के गोबर से, गोमूत्र से कैसे बनाया जाए, वैदिक प्लास्टर कैसे बनाया जाए, उसका ट्रेनिंग लेके हम अपने गांव वालों को इसका ट्रेनिंग देंगे। तो उनको अगर एक गाय से 500 से 1000 रुपया मिलता है तो कोई गाय को छोड़ेगा नहीं, और जो
ये रखड़ते डोर बोलते हैं ना कि भाई यहाँ तहाँ भटकते हैं देसी गाय, कुछ भी खाते हैं, तो वो बंद हो जाएगा और हमारा जो शहर है वो सुंदर दिखेगा, हमारी गाय बच जाएगी और उसको अच्छा मतलब पोषण मिलेगा, और हमारे जो लोग हैं पशुपालन करने वाले, उनका एक इनकम अच्छी तरह से जनरेट होगा और हमारी सरकार का भी हेडक निकल जाएगा। तो इसके लिए भी हम काम करेंगे। जूट प्रोडक्ट, यानी जूट में से बहुत सारी प्रोडक्ट बन सकती है, और ये सारी प्रोडक्ट आपने कभी ऐसे देखे भी होंगे पुराने जमाने में कि इसमें हम बहुत बैठे भी है। तो ये सारा चीज को भी हम डेवलप करेंगे और बनाएंगे और मार्केटिंग भी करेंगे। ये बाम्बू प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट के लिए मैंने भी आगे बात किया आपको कि इसमें से ब्रश भी बनाया जा सकता है। आपने प्लास्टिक का ब्रश जो पहले पहले पहला ब्रश आपने जो यूज किया होगा ना, आज भी वो पड़ा होगा कहीं पर, क्योंकि वो 400 साल तक मेल्ट नहीं होता। लेकिन हमें बाम्बू में से ब्रश भी बना सकते हैं। यानी ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो कि हम डेवलप करके इसको मार्केट कर सकते हैं। और इनकम पोटेंशियल फॉर ऑल दिस, यानी ये सारी चीजों से हमारे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, यानी एमवीपी की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक यानी जैसे मैंने अभी बताया कि अभी हमारी देसी गाय है, लेकिन हम जो खुराक उनको देते हैं वो तो पूरा जहरीला देते हैं, तो उससे ऑर्गेनिक कैसे होगा। लेकिन जब हम ये नेपियर ग्रास उगाएंगे तो 100% ऑर्गेनिक उगाएंगे, और उसी गाछ से इस गाय माता की सेवा होगी, और इसी तरह से उसका जो दूध आएगा उसको A2 मिल्क करके हम ब्रांडिंग करेंगे, और उसकी जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो सारी A2 मिल्क के हिसाब से, यानी उसको ब्रांडिंग किया जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जरिए ब्रांडिंग किया जाएगा, और उसमें से भी हमको अच्छी इनकम हो सकती है। गॉड फार्मिंग कर सकते हैं, शीप फार्मिंग कर सकते हैं, और इनको भी सेम चीज, यानी कि ये जो भी आज खा रहे हैं वो सारा केमिकल वाला खा रहे हैं, रासायनिक खातर से बना खा रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक खाना खिलाएंगे तो ये हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, यानी पूरा इससे भी हमारा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बी फार्मिंग हम कर सकते हैं। अभी बी फार्मिंग से जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये होगा कि भाई आपने बताया कि 4 साल के बाद में मनुष्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो ये मधुमक्खी का बहुत एक काम है कि जहां पर आपका खेती होता है वहां पर अगर इसको रख दिया जाए तो वो हर जगह से अपना मध को लेने के लिए जाती है, और उसकी पंख में वो प्रयागरज लग जाती है, वो अलग अलग जगह पे बैठती है, तो उसका फलद्रुपीकरण होता है वहां पर। तो वो जो क्रॉप है आपका, अगर आपको ज्यादा क्रॉप लेना है तो मधुमक्खी पालन की ऐसी पेटियां जाकर के वहां रख दो, तो आपका क्रॉप उस साल बहुत ज्यादा होगा। तो एक क्रॉप को ज्यादा करने के लिए, यानी कि ज्यादा पकाने के लिए आपको हेल्प करती है। ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप ये ध्यान में रखिए। और इसका बी फार्मिंग करके भी हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा तो एमवीपी का ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसी तरह से सिल्क फार्मिंग भी हमारे यहाँ होता था, तो हम इसका भी ट्रेनिंग देंगे और ये भी हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पोल्ट्री कर सकते हैं, हमें अदर एनिमल हस्बेंड्री लोकल प्रोजेक्ट जो भी रहेंगे वो भी कर सकते हैं, और उसमें से भी हमारा जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फिशरीज, यानी बहुत जगह पे आज की तारीख में हम जो भी कचरा डालते हैं पूरा समंदर में जाता है, प्लास्टिक हो या जो भी हो, यानी जो हम गणपति की मूर्तियां जब विसर्जित करते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जिससे भी मछलियां मर जाती है, और बहुत सारा प्लास्टिक जो बारीक बारीक होकर के जाता है, मछलियां उसको अपना खुराक समझ के खा लेती है, तो वो मछलियां जो आदमी लोग खाते हैं उसके पेट में भी प्लास्टिक जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये सारा चीज को नाबूद करके हम ऐसी फिशरीज, मतलब वहां पर हम पानी को इतना स्वच्छ करें कि हम अच्छी फिशरीज को पैदा कर सके और उसको एक्सपोर्ट कर सके, तो उससे भी हमारा इनकम बढ़ाया जा सकता है। सप्लाई ऑफ क्लीन फ्यूल इन विलेज, हर एक जगह पे, यानी हम पूरा विलेज में जो हमारा गैस यूज करते हैं, जो आप एलपीजी यूज करते हैं, तो हम हमारा जो सीएनजी बनेगा, ये सीएनजी नॉर्मली सीएनजी आज भी हम वापरते हैं ना, तो आज जो सीएनजी आता है उसमें 90 से 91% मीथेन होता है, और हम जो सीएनजी बनाने वाले बायोमास से बनाने वाला है इसलिए उसको बायो सीएनजी कहेंगे। लेकिन हमारे बायो सीएनजी में 97 से 98% मीथेन रहेगा, यानी कि हमारा जो क्वालिटी रहेगा वो इससे बेहतर होगा, और इसी में से हम उसका कुकिंग गैस भी बनाएंगे, और एक कुकिंग गैस हर गांव में हम सप्लाई करेंगे। सीएनजी जो बनेगा इसके लिए हमारे ऐसे हर 10-10 किलोमीटर के रेंज में हमारे ऐसे पंप लगेंगे सीएनजी के, और जिस भी एमवीपी की हद में आते हैं उस एमवीपी को पहले बताया जाएगा कि भाई आपके गांव में हमको ये पंप लगाना है, और इस पंप के लिए ऐसा ऐसा क्राइटेरिया है, अगर आप ये पूरा कर सकते हो तो इसको आप लगा सकते हो, और इसका भी बेनिफिट आपको
मिलेगा कि इससे भी कौन सी कॉस्ट में आपको मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितने में आपको बेचना है, सारा गाइडलाइंस आपको दिया जाएगा और इससे इसके जरिए भी मतलब आपका प्रॉफिट को बढ़ाया जाएगा। सीएनजी कन्वर्जेशन किट, अभी आज की तारीख में आप देखोगे कि बहुत सारी जगह पे हम सीएनजी भरने जाते हैं तो आधा आधा घंटा हमको रो में खड़ा रहना पड़ता है। उसका रीजन है कि हमारे पास में जो सीएनजी आता है उसका क्वांटिटी उतना नहीं है कि हम पूरा लोगों को पूरा कर सके, और इसके लिए बहुत सारी जगह पे लाइन लगती है और बहुत सारे लोग सीएनजी के लाइन में खड़े रहना नहीं चाहते करके उन्होंने अपना व्हीकल जो है वो पेट्रोल और डीजल का लिया है। तो जब हम सीएनजी बनाना शुरू करेंगे, हमारे हर गांव के 10-10 किलोमीटर की रेंज में सीएनजी मिलने लगेगा, तो हर आदमी जैसे पंप पे आएगा सीएनजी भरा और चला गया, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जब वेट नहीं करना पड़ेगा तो हर आदमी चाहेगा कि मेरा गाड़ी सीएनजी हो, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा एवरेज मिले और ज्यादा खर्चा कम हो मेरा। तो ये सीएनजी किट लगाने का जो है उसका भी एजेंसी आपको दिया जाएगा, जहां से भी आपको एक इनकम जनरेट हो सकते हैं। सप्लाई ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, वहां के लिए जैसे हमने बताया आपको कि हमको हर तहसील में ऐसा फूड रेस्टोरेंट बनाना है, ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट। वो ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट के लिए भी हमको लोग तो चाहिए ना, सारा चीज तो हम नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग भी हमारे एमवीपी से आएंगे या तो हमारे विलेज से आएंगे, और वो पूरा सारा जो ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट हम बनाएंगे उसका भी एक फूड चेन होगा, उसमें आपको पोटेंशियल मिलेगा, यानी आपका इनकम जनरेट कर सकते हैं। फ्रूट प्रोडक्ट सप्लाई, जैसे मैंने बोला कि आपके हर गांव में जहां पर वो आधा एकड़ जमीन है आपका, वहां पर आपको एक सुपरमार्केट भी बनाना है, तो हमारे गांव में जो भी प्रोड्यूस होता है वो सारा चीज को हम अपना पैकिंग वगैरह करके अच्छी तरह से पैक करके हमारे ब्रांड नेम से उसको मार्केट करेंगे, यानी हमारे गांव का माल भी बिकेगा, बाजू वाले के गांव का भी बिकेगा, बाजू वाला तालुका का भी बिकेगा, बाजू वाला शहर राज्य का भी बिकेगा, और हमारा माल हर एक तालुका में जाएगा, हर एक राज्य में जाएगा। हमारे जहां होता है वो चीज बाहर जाएगा और बाहर जो होता है वो हमारे वहां आएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है वो हमने बना करके रखा है, जिसके जरिए भी आपका इनकम बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो भी बनेगी हमारे गांव में बनेगी, हमारे तहसील में बनेगी, उसकी भी मार्केटिंग हम करने वाले हैं, और उसके लिए भी जो फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, जो हमको शोरूम लगाने पड़ेंगे, वो भी हमारे गांव वाले या तो हमारा एमवीपी लगाएगा, हमारे चैनल पार्टनर्स लगाएगा। व्हाट एग्जैक्टली टू बी डन, कंप्लीट स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल इन जीपी, यानी पूरे गांव का एक बार उसको स्टडी किया जाएगा कि यहाँ पर कौन से रिसोर्स अवेलेबल है और कौन से हमको उपलब्ध कराने हैं। यानी जो रिसोर्सेस नहीं है या जो रिसोर्स मिलेंगे हमको, उसके ऊपर हम पूरी तरह से काम करेंगे। और एक काम करने के लिए पूरा जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हमने पहले से बना करके रखा है। असेसमेंट ऑफ बिजनेस पोटेंशियल, यानी उसमें से क्या फायदा मतलब हमको होगा, उस चीज का भी हमने आइडेंटिफाई करके रखा है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड चेंज यू वांट टू मेक विद हेल्प टू एमसीएल, तो वहां पर जो भी चेंजेस करना है, यानी हम पूरा गांव का अभ्यास करके हम एमवीपी को एक जिम्मेदारी देंगे कि आप अपने गांव को अगर बदलना चाहते हो तो वहां पर क्या पोटेंशियल है और क्या चेंज करना चाहते हो, आपको पूरा एक डीपीआर बना करके हमको देना है, और उसके ऊपर हम सब मिल के काम करेंगे और उसको बदल के रहेंगे। प्रिपेयर ए विजन विलेज आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 साल के अंदर आप अपने गांव को कैसा देखने चाहते हो, उसका एक विजन आपको तैयार करना है, आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और हम उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव से कम 60% लोग शेयर होल्डर बने हमारे, यानी हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वहां पर हम 110 रुपया लेकर के उनको 10 रुपए का एक शेयर देते हैं, 100 रुपीज हमारा प्रोसेसिंग चार्ज है। तो मिनिमम शेयर्स मतलब 10 रुपए के वैल्यू का है, यानी किसी भी आदमी को वो भारी ना लगे, इसके लिए हमने सिर्फ 10 रुपया रखा है, और एक आदमी 10 रुपया और 100 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लेकर के हमारे साथ जुड़ सकता है। और हम चाहेंगे कि हमारा हर एमवीपी 60% लोगों को अपने साथ में ऐसा जोड़े, जबकि हमको आने वाला जो हमको काम करना है वो काम करने में सहूलियत रहे, और हम पूरा जो ये काम करेंगे, जो हमको अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए हमारा सैटरडे सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो पहली कंडीशन है एमवीपी को हमारे साथ जुड़ने की, कि उसको सैटरडे सेशन हमेशा यानी हर हफ्ते लेना ही होगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियल है।
हमारे साथ में लोग रहेंगे तो ही हम ये काम कर सकते हैं, हमारे साथ टीम रहेगी तो ही हम ये काम कर सकते हैं। तो हमको पूरा टीम को बनाना पड़ेगा और वो भी प्यार से बनाना पड़ेगा। हम किसी से झगड़ेंगे नहीं, अगर कोई हमारे साथ अभी नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रोजेक्ट चालू होगा उसको देखने के बाद में आएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यार से जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके कहने से जितने लोग जुड़ते हैं, उसको हम हमारे साथ जोड़ के रहेंगे। और ये होगा सैटरडे सेशन से। MVP सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव सैटरडे सेशन। जैसे मैंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे शिवाजी महाराज को, उन्होंने बहुत ही कम सेना लेकर के मुगलों के ऊपर स्वराज्य पाया था। तो ये सेना हमको तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर के हमको कंपटीशन नहीं आएगी। बहुत सारे लोग CNG बनाएंगे, हमें कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन हमको क्या चाहिए उसके लिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए हमको? टीम। तो हमारे वहां पर कोई ऐसा छेद नहीं रह जावे कि कोई आकर के वहां पर घुस जावे, यानी कि हमारे आदमी को रॉ मटेरियल के साथ में लेके जावे। तो हम चाहते हैं कि हर एक गांव में हर एक आदमी हमारे साथ जुड़े और वो हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करे, और हम उसकी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं। हम उसके फैमिली को कैसे उन्नत बनाना उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो क्यों आदमी हमारे साथ नहीं जुड़ेगा? तो ये चीज आपको सैटरडे सेशन में प्रूव करनी है। और गिव इक्वल एंड जेन्युइन इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसके साथ साथ हम अपने सोशल एक्टिविटीज, यानी कि हमको क्या करना है, 100% वाटर सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हमारे गांव को जितना भी पानी की आवश्यकता है उसको कैसे तैयार करना, उसका हम एक रोड मैप बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। जीरो वेस्ट विलेज, जैसे कि कचरा मुक्त गांव, यानी कि हमारे गांव में कहीं पर भी कचरा न रहे जिससे हमारे लोग रोगग्रस्त ना हुए, इसके लिए हम ध्यान रखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला कि हर घर जल, तो हर एक घर में घर पे ही जल उसको उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। सैनिटेशन ऑफ विलेज, तो हर घर शौचालय, वो हर घर शौचालय वाला मामला जो है वो भी हम हर घर में प्रोवाइड करेंगे। अगर नहीं हो पाया तो हम पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, ऐसे कि 10 लोगों के लिए एक शौचालय बनाएंगे, 20 लोगों के, यानी कुछ भी करके हम सैनिटेशन की जिम्मेदारी लेंगे हमारे गांव की। बेटर एफिशिएंसी ऑफ ट्रैफिक, अगर वहां कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, रोड सही नहीं है, तो उसका भी हम काम करेंगे सब मिलके। मैक्सिमम प्लांटेशन ड्राइव, यानी हमारे आसपास हमको जंगलों को विस्तारित करना है, यानी हमको हरियाली करना है। तो हमारे गांव में भी हम इतने झाड़ लगाएंगे, तो हम उसके लिए कुछ सिस्टम को डेवलप करेंगे कि भाई किसी के उधर बेटी पैदा हुई या किसी के उधर बेटा पैदा हुआ, तो उसके हर जन्मदिन पे हम एक झाड़ लगावे। तो इस सिस्टम को डेवलप करके हम इतना हरियाली अपने गांव में पैदा कर सकते हैं कि हमको जो प्राणवायु लेना है उसमें कहीं पर भी हमको कार्बन नहीं आवे, यानी कि कहीं पॉल्यूशन ना आवे, और हमारे सबकी जो शारीरिक, यानी हमारा तबियत जो है वो स्वस्थ रहे। और इसके लिए हमको पूरा एक्सरसाइज करना है। प्रोस्पेक्ट फॉर गुड MVP एंटरप्रेन्योर, हमारा जो MVP ऑनर है, अभी जैसे हमने बताया कि हमको ऐसा इतना मतलब स्ट्रॉन्ग MVP एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो उसको MCL स्टार्टअप में जब वो जुड़ता है, वो प्रमोट करते हैं हम उसको, तो वो MVP प्रमोटर्स अगर इतनी अच्छी तरह से काम करता है तो हम उसको MCL के अलग अलग स्टार्टअप्स पे, यानी बहुत सारे हमारे स्टार्टअप्स आगे जाकर के खुलने वाले हैं, तो वो अलग अलग स्टार्टअप्स के ऊपर हम उसको प्रमोट करेंगे कि ये आदमी इतना मेहनती है, या तो ये इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है कि आगे जाकर के क्या कर सकता है। एज ए डायरेक्टर वेरियस इंस्टीट्यूट ऑफ MCL, यानी कि आपको वेरियस इंस्टीट्यूट के MCL के जो है उसके ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट भी किया जा सकता है। मेन प्रमोटर इन न्यू वेंचर, यानी कि जो नया वेंचर्स हम खोलेंगे, जैसे हमने आपको बताया हम प्रोसेसिंग यूनिट खोलेंगे, हम फूड के यूनिट खोलेंगे, फूड रेस्टोरेंट खोलेंगे, हम वहां पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, यानी एग्रोबेस्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। तो जितना भी हम कुछ काम करेंगे, फ्यूल के लिए काम करेंगे, तो ये सारे वेंचर्स के लिए हम आपको प्रमोट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, जोनल लेवल पे कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको हम हेड अपॉइंट कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ कंपनी, यानी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट्स बन सकते हो, लेकिन वो पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। हो सकता है कल जाकर के आप हमारी MCL कंपनी के CEO बन सकते हो सर, लेकिन वो आपको परफॉर्मिंग करके बताना होगा कि आपके अंदर क्या पड़ा है। वो अगर आप दिखा देते हो तो आपको ये सारी सुविधाएं भी मिल सकती है।
MVP कैन मेक एनी ऑफ योर ड्रीम कम ट्रू, यानी कि आप जो सपना देखोगे उसको हम पूरी तरह से सच करने का प्रयत्न करेंगे और आप खुद अपने बलबूते पर उसको ट्रू कर सकते हो, यानी कि सच साबित कर सकते हो। MCL एंड MVP बेनिफिट्स टू विलेजर्स। MCL and MVP will change the entire village to self-sufficient fuel development village। यानी MVP क्या नहीं कर सकता है? MVP चाहे तो अपने पूरे गांव को सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि कोई चीज हमको बाहर से लाना ना पड़े, उस तरह से फुल्ली डेवलप कर सकता है। जैसे पुराने जमाने में था, बोलता है हमारे पास साते दान है, ऐसा हमारे बुजुर्ग बोला करते थे। यानी उसको कुछ भी चीज लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, हर चीज उसके घर में रहती थी या तो अपने गांव में रहती थी, तो उसको एक भी रुपया बाहर जाकर के खर्चा नहीं किया। तो अपने गांव का पैसा कहाँ रहता था? अपने ही गांव में, और उसकी वजह से उसको डेवलप कर पाते थे। दूसरा चीज, बेनिफिट्स ऑफ MCL MVP, CSR फंड। हम बहुत सारे लोगों को ये बात बताए कि भाई हमारे पास जो हमारी कंपनी जो CNG बनाएगी, एमकॉल बनाएगी, उसका जो प्रॉफिट करेगी उसमें से 20% CSR फंड हम निकालने वाले हैं। आप सबको मालूम होगा कि गवर्नमेंट का रूल्स है कि बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, यानी जिसको यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है, हमारे इंडिया में आज तक समझो कि 300 से ज्यादा कुछ यूनिकॉर्न कंपनियां है। गवर्नमेंट का रूल्स है 3% CSR फंड निकाला जाना चाहिए। तो 3% CSR फंड जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां निकालती है, लेकिन उनकी खुद की हॉस्पिटल्स होती है, उनके खुद के कॉलेजेस होते हैं, उनके खुद के ट्रस्ट होते हैं। तो 3% जो है ना वो उसी में यूटिलाइज हो जाते हैं। यानी बताने के लिए तो 3% CSR फंड निकालते हैं, लेकिन वो सारे वहां यूटिलाइज हो जाते हैं। और हम जो 20% निकालने वाले हैं वो 20% हम अपने गांव के लिए वापरेंगे, हमारे ग्राम जनों के लिए वापरेंगे, हमारे तहसील के लिए वापरेंगे। तो ये पूरा फंड जो 20% फंड है वो डायरेक्टली हमारे लोगों को उपयोग होगा। इस तरह से हम उसका यूटिलाइज करेंगे। लेट्स मेक इंडिया द बिगेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड अगेन। ये सब कार्य करके हम अपने भारत देश को पूरे वर्ल्ड में विश्व गुरु बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी हम तो एक प्रयत्न कर रहे हैं, विश्व गुरु हम बन के रहेंगे, लेकिन साथ आप सबका चाहिए, आप सबके गांव वालों का चाहिए, हर एक MVP का भी उसमें रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे कि भाई सब कुछ बराबर है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है। जो कुछ सवाल आपके हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिखा हूं, आपको उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं। व्हाट इज अवर रिस्क इन बुकिंग MVP? तो यहाँ पर आप जो 1.5 लाख रुपया देंगे, यानी कि आपको जब MVP बुकिंग करना है, तो अभी जब ये वेबिनार खत्म होता है उसके एंड में आपको एक लिंक दी जाएगी, वो लिंक आपको फुलफिल करनी है और वो फीडबैक फॉर्म में आपको पूरा डिटेल्स भरना है। उसको कंपनी देखेगी, उसके बाद में आपको अप्रूवल दिया जाएगा और 4 से 5 दिन में आपको उसका पेमेंट करना है। पेमेंट यानी कि 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया आपको कंपनी को देना है ज्वाइंट वेंचर फीस के तौर पे। तो ये 1,50,000 रुपया आपके लिए रिस्क है क्या? तो 1,50,000 रुपया आपके लिए रिस्क इसलिए नहीं है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स कोटे के शेयर्स जो है आज की तारीख में आपको दे रही है। तो जब आप 1,50,000 भरते हो तो तब से आपका इनकम जनरेट होने का स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज की आज तक समझो कि आपको बहुत सारी कंपनी आकर के ऐसा पैसा लेकर के लूट के चली गई होगी। वो सारे जो लोग आए ना आपके पास में वो सब व्यापारी थे, और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, ये कलेक्टर लेवल के हैं, ये साइंटिस्ट है, ये लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मली आप देखो कि भाई हमारे जो गोलब सर है, जिसको मैंने बताया कि वो हमारे कंपनी के फाउंडर है, एडवाइजर है, वो एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर है मुंबई के। वो चाहे ये जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है ना सर, ये वर्ल्ड में हमारे पास में ही है, किसी के पास नहीं है। ये 4 डाइजेस्टर सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है 3rd and 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। अगर हमको पैसा चाहिए, अगर गुलाब सर को पैसा चाहिए तो टेक्नोलॉजी बेच देंगे ना। उनको क्यों हर गांव में जाना पड़ेगा एक एक के पास 1.5 लाख रुपया लेने के लिए? वो टेक्नोलॉजी किसी को बेचेंगे तो कितना भी पैसा आ सकता है, वो 30 लाख करोड़ आ सकता है या 30,000 करोड़ आ सकता है। तो ये करने के लिए उनको गांव गांव जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा विचार, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम सर के शिष्य है, तो उनको ये आया कि हमारा हर गांव वाला समृद्ध होना चाहिए, हमारा एक एक
फार्मर्स जो है, हमारा एक खेडूत किसान है, वो समृद्ध होना चाहिए और उसके लिए वो काम करते हैं। और ऐसी सोच रखने वाला आदमी कभी आपका पैसा डुबाएगा नहीं, और उसकी गारंटी हम देते हैं आपको। श्योरिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ अवर जॉइंट वेंचर फीस। तो जो जॉइंट वेंचर फीस जो 1.5 लाख रुपया भरेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि उसके बदले में आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, तो शेयर्स मिलेंगे, वहीं से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। अभी ये शेयर अनलिस्टेड है, ये 25-26 तक, यानी कि 500 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद तक ये हमारा शेयर लिस्टेड होगा। हो सकता है हम ये शेयर को लिस्टेड करने की, कंपनी की चॉइस है कि वो 1000 प्लस से ही उसको लिस्टेड करे, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर 300 रुपीज से भी हुआ तो आपका जो शेयर है वो 10 टाइम्स मतलब बढ़ जाता है। तो यानी आपका उसका जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा ही। और ये जो चीज है अभी, इज देयर एनी चेंजेस ओल्ड एंड न्यू बुकिंग पॉलिसी, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। ये चेंजेस, जैसे कि पहले कंपनी हमको 30 रुपीज में शेयर्स देती थी, तो 1.5 लाख में 5000 शेयर्स आते थे। ये 10 तारीख को बंद हो गया, और अभी जो कोई बुकिंग करेगा उसको 50 रुपीज के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। तो आपको 1.5 लाख में 3000 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 90 डेज में मिल जाएगी। और 10 दिसंबर के बाद में जो बुकिंग करेगा तो उसको वही शेयर 75 रुपीज के हिसाब से दिया जाएगा, तो उसको 2000 शेयर्स मिलेंगे। और 11 जनवरी के बाद में एमसीएल किसी को भी शेयर्स नहीं देगी, यानी 11 जनवरी के बाद शेयर्स देना हम बंद कर देंगे। तो जो भी व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, अगर वो एमवीपी लेना चाहता है तो इस दौरान इसको बुक कर लेवे, तो उसको ये एडिशनल बेनिफिट के तौर पे कंपनी शेयर दे रही है। जनरली बाद में तो आपको 1.5 लाख रुपया कंपनी को देना ही है एज ए जॉइंट वेंचर फीस, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। फ्रॉम व्हेन एमवीपी स्टार्ट अर्निंग, तो जैसे मैंने बताया, जैसे आप शेयर ले लेते हो तब आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द श्योरिटी ऑफ इनकम फॉर एमवीपी? श्योरिटी के लिए अभी जैसे आपको बताया कि आपका अर्निंग तो जैसे शेयर लिया वहीं से स्टार्ट हो गए। दूसरा श्योरिटी कि हमको बिना रॉ मटेरियल हम प्लांट डाल ही नहीं सकते, और प्लांट का जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा? तो हर एक गांव से आएगा, तो एमबीपी के थ्रू ही आने वाला है। तो जो भी रॉ मटेरियल आएगा उस रॉ मटेरियल के ऊपर आपको 10% मिलने वाला है, वो 101% श्योर है। तो उसके लिए आपको बेझिझक मतलब रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका इनकम 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपया तक महीने का हो सकता है। और वो कैसे करना वो हम आपको करवा के रहेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एमवीपी, आपको अपने गांव में, जैसे अभी बताया गया आपको कि 60% से ज्यादा लोगों को शेयर होल्डर्स बनाने हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के, जिससे 110 रुपया लेकर के आपको बताना है 110 रुपये का क्या बेनिफिट फार्मर्स को होगा, वो आपका एमपी ओनर जो है वो बता देगा आपको। उसके बाद में आपको सैटरडे सेशन लेना, दैट इज द कंपलसरी। आपको एक अपने गांव का डीपीआर बनाना है कि भाई आपके गांव में क्या क्या सुधार करना है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अभी आपको एक बात बताऊं मैं कि अभी ऐसा समय आ गया है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अभी राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। हकदार होने का मतलब है कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, आप कितना काम कर सकते हो, उसी को, यानी कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स है वो फार्मर्स ही हमारे लिए ग्रोथ इंजन है। तो अब राजा कौन बनेगा? हमारा किसान, यानी हर गांव में हमारा किसान ही अभी राजा बनेगा। तो ये सारा जो बात मैंने आपको बताया, तो ये बात बताने के बाद में मेरा जो एमवीपी का, नेशनल एमवीपी फोरम का जो पूरा बात था वो यहाँ पर पूरा होता है। और मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप सब एमसीएल के साथ जुड़िए और हमारे साथ साथ आपका भी प्रगति हो, ऐसा हम दुआ करेंगे। और हम आपको पूरा खातरी देते हैं कि आप इसमें आकर के एक एज ए बिजनेसमैन, एज ए सोशल वर्कर, अगर आज आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना सर, सोशल वर्क नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो जेब है ना वो इजाजत नहीं देता है। लेकिन आप इस बिजनेस में आते हैं, आप इतना सोशल वर्क कर पाओगे कि वहां का जब इलेक्शन होगा ना तो इलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गांव का सरपंच लोग आप ही को बना देंगे। हमको वहां राजकारण में नहीं जाना, वो अलग बात है, लेकिन एक सोशल वर्क भी आपको वहां पर मिल रहा है।
एमसीएल के जरिए। तो इसको आप मिस मत करिए और तैयार हो जाइए एमसीएल में जुड़ने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय एमसीएल, शुभम भवंतु। ओवर टू यू सर।